आइए शुरुआत करते हैं पहले ब्रेकिंग न्यूज एलओसी को लेकर है। एलओसी के पास बौखलाए पाकिस्तानी फौजी नजर आए हैं। पुंछ के पास कोटली इलाके में ये पाक फौजी दिखे हैं, सिविल ड्रेस में हथियार थामे दिखे हैं पाक फौजी। पुंछ के पास ये कोटली इलाका जहां पर पाकिस्तान के फौजी नजर आए, हालांकि सिविल ड्रेस में मौजूद ये पाकिस्तानी फौजी थे। बौखलाया पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का जो जवाबी कार्रवाई, जो भारत का रिटेलिएशन है, उससे इस वक्त पाकिस्तान घबराया हुआ है। डिप्लोमेटिक मेजर्स भारत की तरफ से ले लिए गए हैं और पाकिस्तान अपने सैनिकों की मूवमेंट को बॉर्डर एरियाज के पास बढ़ा रही है। पुंछ के पास कोटली में ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के फौजी नजर आए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के फौजियों की एक्टिविटी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारतीय सेना, सुरक्षा बल आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की एक लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें 14 नाम है। आपको बताएं, एजेंसियों ने आतंकियों की लिस्ट को तैयार कर दिया है और इस लिस्ट में 14 कुल नाम बताए जा रहे हैं। जो लिस्ट बनाई गई है, 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है और एजेंसियों के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई। तस्वीर आप देखिए, लिस्ट भी सामने आ चुकी है। इसमें 14 कुल नाम हैं जो कि सामने आए हैं जम्मू कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की, क्योंकि ये जो हमला हुआ उसमें जाहिर सी बात है कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे। पूछताछ हालांकि इसको लेकर की गई। अब तक कई सारे स्थानीय लोग ऐसे जिनको हिरासत में भी लिया गया, उनसे लंबी पूछताछ हुई। कई सारे ऐसे रिक्शा चालक थे, उनसे पूछताछ हुई और अब ये एक लिस्ट बनाई गई है। कुल 14 नाम इस लिस्ट में है। स्थानीय आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है। इस पहलगाम के हमले में लोकल टेररिस्ट भी शामिल रहे और इन्हीं लोकल टेररिस्ट की पहचान इस वक्त सुरक्षा बल कर रहे हैं। लिस्ट तैयार हो चुकी है और अब वक्त है कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं को नौकरी की सौगात दी। 15वें रोजगार मेले को देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। रोजगार मेले के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी युवाओं को संबोधित भी पीएम ने किया है। तो देश भर से सिलेक्ट हुए नए कर्मचारी राजस्व विभाग, कार्मिक और लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ साथ केंद्र सरकार के दूसरे विभागों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस साल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में टॉप 5 में से 3 टॉपर महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। हमारी सरकार हर कदम पर यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पुणे पहुंचे। यहां पर बीजेपी अध्यक्ष ने श्रीमंत दगडूशेठ गणपति मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज मैं यहां पर भगवान गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने आया हूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आहत है। प्रधानमंत्री मोदी इसका कड़ा और माकूल जवाब देंगे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को जवाब भी दिया। पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए भारत ने सिंधु जल संधि को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया है। पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड नाम से मशहूर पर्यटन स्थल पर आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक हैं। ये 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे घातक हमला है। जानकारी के मुताबिक 26 मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय निवासी भी। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाएगा, 26 लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। आतंकवादियों ने जो पहलगाम में घटना की है, जिससे देश उद्वेलित है और प्रधानमंत्री मोदी जी से आशा के साथ इसका भरपूर जवाब देने की आशा रखी है। साथ ही साथ देश मजबूती से आगे इस संकट से बढ़े और माकूल जवाब उन लोगों को जो इसके पीछे दोषी हैं उनको दिया जाए। इसके लिए भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिले और उनकी सुबुद्धि शक्ति के माध्यम से भारत इस संकट काल की घड़ी से उभर करके आगे आएगा और मोदी जी के नेतृत्व में इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर के पलिया पहुंचे। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्रेजिंग और साथ ही चैनलाइजेशन का निरीक्षण किया। ये काम पलिया क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने बोट में बैठकर शारदा नदी का भी निरीक्षण किया और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। और वहीं सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा हो या कांग्रेस, जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं। ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर का महिमा मंडन करती है और इस पर बाबर ने राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था। इस दौरान सीएम योगी ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत सरकार का सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वो विकास पर, गरीब के कल्याण पर और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा। ये नया भारत है, पहले किसी को छेड़ता नहीं है, अगर छेड़ता कोई है तो उसको छोड़ता नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी अब माफिया, अराजकता और दंगल से मुक्त हो गया है। अब यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है। देश की पहली रैपिड रेलवे भी उत्तर प्रदेश में चली। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है। भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और इस मामले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत सरकार के आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए गए। मौजूदा मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद अमान्य हो जाएंगे और इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को कोई भी नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से नजर रखी जा रही है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा रद्द करने के संबंध में गृह मंत्रालय से निर्देश मिला है।
भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा, दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से तत्काल प्रभाव से रद्द हो गए। पहलगाम आतंकी हमले के कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में औपचारिकताएं छोड़कर विकास कार्यों पर जोर दिया। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा के जी और जेयू ब्लॉक, पीतमपुरा सीए ब्लॉक, शालीमार बाग, सेवा बस्ती और यू और वी ब्लॉक तक के क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और जमीनी हालात की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में स्वागत के लिए लाई गई माला पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों के प्रति शोक संवेदना जताते हुए सीएम ने कहा कि देश में दुख का माहौल है और इसलिए ना कोई उद्घाटन समारोह होगा और ना ही माला पहनाई जाएगी। और इसके साथ ही सीएम ने विकास कार्यों को तुरंत शुरू करने का ऐलान किया। देश में इस समय दुख की लहर है, पूरा देश दुखी है। पहलगाम की जो दुर्घटना क्या कहेंगे, जो आतंकी हमला हुआ, इसलिए पिछले 2-3 दिन से हमने वैसे अपने कार्यक्रम सारे रद्द कर रखे थे, परंतु अब कार्यक्रम शुरू किए हैं। पर अभी ये स्वागत और ये माला का मन कतई नहीं है, इसीलिए आज का कार्यक्रम भी उद्घाटन नहीं करेंगे, हम काम शुरू करेंगे। काम आपका रुकेगा नहीं, कोई भी काम सब शुरू करेंगे। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आगे ये भी कहा कि पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में मेरा मन फूल माला पहनने का नहीं है। उद्घाटन की औपचारिकताओं को छोड़कर विकास कार्य शुरू किए। दिल्ली का विकास नहीं रुकेगा, जनसेवा और प्रगति ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम आतंक के खिलाफ डटकर खड़े हैं और सुरक्षित समृद्ध भविष्य के लिए काम करते रहेंगे। बता दें कि शालीमार बाग की सेवा बस्ती क्षेत्र में झुग्गी वासियों के लिए नाली, शौचालय, खड़ंजा और विशेष रूप से स्नानघर की सुविधा के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। साथ ही नाले की सफाई का कार्य भी प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। यू और वी ब्लॉक में सड़क निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। पानी की समस्या दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी समस्या है और उसके समाधान के लिए जो पाइपलाइन जो है उसको बिछाने का काम यहाँ शुरू हुआ है, जिससे कई ब्लॉकों को यहाँ फायदा मिलेगा। झुग्गी में गली, नाली, खड़ंजा बनाने का काम सीए झुग्गी में आज से शुरू हुआ है। वो काम भी सारी झुग्गी को उसकी व्यवस्थाओं का फायदा मिलेगा। इसी तरीके से यूएनवी ब्लॉक में भी सड़कों का काम आज से हमने शुरू करवाया है। सब जनता के हित के कार्य हैं, जिसके लिए वर्षों से जनता तरस रही थी। अब वो सारे काम यहाँ पे हम जनता को समर्पित कर रहे हैं और इसी तरीके से दिल्ली विकास की ओर अग्रसर रहे, यही हमारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू के अधिवक्ता प्रकोष्ठ कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर कार्यक्रम में जेडीयू की जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनका साथ दें। नीतीश ने कहा है कि हम लगातार बिहार में न्याय के साथ विकास का काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अधिवक्ता साथी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। आप सब न्याय के साथ विकास के सरकार के संकल्प को पूरा करेंगे। आप सबसे आग्रह है कि पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर काम करें। सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम हुआ है। एनडीए सरकार प्रदेश में विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने मंच से बोलते हुए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला बढ़ाया और दावा किया कि अगला विधानसभा चुनाव भी हम लोग ही जीत रहे हैं। बता दें कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। चुनाव होने वाला है तो आप लोग सोच लीजिए कि फिर चुनाव में जीतेंगे और हम लोगों की पार्टी का काफी वोट आएगा। एकदम इसी तरह से सब कर लीजिए। हम लोगों का जिन लोगों के साथ अब है, इधर उधर नहीं होने वाले। जो हम लोगों के साथ था उसी के साथ एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को कह रहे हैं कि पूरा बुलंदी के साथ एकजुट होकर के हम लोग चलेंगे, उनके साथ भी चलेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। इस हमले में आतंकियों ने टूरिस्ट से उनका नाम और धन पूछकर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने एक बयान दे दिया है।
रत्नागिरी जिले के दापोली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि अगर आतंकवादी हमें मारने से पहले हमारा धर्म पूछ सकते हैं तो हिंदुओं को भी दुकानदार से सामान खरीदने से पहले उसका धर्म पूछना चाहिए। उन्होंने कहा अगर कोई दुकानदार कहता है कि वो हिंदू है तो उससे हनुमान चालीसा सुनने को कहो, और अगर वो नहीं सुना पाता है तो उससे कुछ भी ना खरीदो। राणे ने कहा कि इस मुद्दे को सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हिंदू संगठनों को आगे आकर इस पर खुलकर बात करनी चाहिए और इसे एक अभियान के तौर पर चलाना चाहिए। मंत्री नितेश राणा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई। लोग इस स्टेटमेंट को धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला स्टेटमेंट करार दे रहे हैं। 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 से अधिक लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के अनुसार आतंकियों ने टूरिस्टों के नाम और धर्म पूछकर उनकी जान ली। कुछ लोगों से कलमा पढ़ने को भी कहा गया और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। ईसाई कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की रस्में लगभग पूरी हो गई हैं। उनका शव सेंट पीटर्स बेसिलिका से निकालकर सेंट पीटर्स स्क्वायर में रखा गया, जहां पर प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। अब उनके शव को रोम के सांता मारिया मैग्गियोरो बेसिलिका ले जाया जा रहा है, जहां पर उन्हें दफनाया जाएगा। ये जगह सेंट पीटर्स स्क्वायर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बीते 100 साल में वो पहले ऐसे पोप होंगे जो कि वेटिकन के बाहर दफनाए जाएंगे। पोप के अंतिम संस्कार में लाखों लोग जुटे और इसमें 170 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति भी शामिल रहे। पोप का 21 अप्रैल को 88 साल की आयु में स्ट्रोक और हार्ट फेलियर की वजह से निधन हो गया। बीते 3 दिन से उनका पार्थिव देह को ताबूत में अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया था। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार पर अंतिम विदाई देने के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका की सीढ़ियों पर सम्मान गार्ड के रूप में जिन 40 लोगों को चुना गया है उनमें कुछ ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, जिन्हें विदाई देने का मौका। और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं इस वक्त हैदराबाद, जहां पर भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। What do I mean by that? Whenever somebody was speaking to me, I would have a conversation going on in my mind. I would be listening, and at the same time, I would be talking. Relatively quickly into the yatra, the talking completely stopped. And all I was doing was listening to the people who were coming next to me. And I discovered that there is a completely different way of communicating with people, a much more powerful way of communicating. And that way involves me or us becoming completely silent and listening deeply to exactly what it is they're trying to say. I'll give you an example. The one that really struck me. We were walking. It was early morning. It was still dark. And this woman came running towards me. And she held my hand. And the moment she held my hand, I felt fear in her hand. I didn't say anything. And I asked her, what's happened? And then she started. And she said to me, I've come here to walk. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से देश भर में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। और ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद से 890, सूरत से 134, पुलिस ने महिलाओं, बच्चों समेत करीब 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि इनमें से कई लोग ड्रग्स और मानव तस्करी में शामिल और हाल ही में अरेस्ट किए गए 4 बांग्लादेशियों में से 2 अलकायदा के स्लीपर सेल में काम करते थे। इन बांग्लादेशियों और गुजरात में उनकी गतिविधियों की जांच की जाएगी। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। वहीं अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को सरकार खुद देश से बाहर निकालेगी। अहमदाबाद पुलिस ने 890 जितने अवैध बांग्लादेशियों को एवं सूरत पुलिस द्वारा 134 जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
गुजरात पुलिस का ये आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ये सभी बांग्लादेशियों का बैकग्राउंड एवं उनकी क्या गतिविधि थी गुजरात में, वो तहकीकात चालू है। और मैं ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रांग एक्शंस लेने के लिए तैयार है।